स्टार्ट करते हैं क्लास को। सब लोग अपने माइक्रोफोन्स और कैमरा को ऑफ रखेंगे। कल जो है फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग सेशन था 19-20 मिनट का तो सेशन रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद जो मैंने ग्रुप वाइज रेमेडी को बाइफरकेट किया था वो एक्चुअली रिकॉर्ड पे नहीं जा पाया, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका पीडीएफ बना के मैंने ग्रुप में डाल दिया था। वही सेम चीजें मैंने बोल के बताई थी। तो कल हमने बेसिक चीजें पढ़ी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और दूसरी जो बेस एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है हमें देखने के लिए चीजों को। अभी आज अगर हम देखें जैसे ये एक साइंटिस्ट हुए हैं थियोफ्रेस्टस या पैरासेल्सिस भी बोलते हैं, बाद में उनको पैरासेल्सिस बोला गया। इन्होंने कुछ लॉज, कुछ नियम जो है एक्चुअली बनाए हैं, या ऐसा बोले कि कुछ रिसर्च इन्होंने किए हैं। खासकर जो बॉटनी है, जो वनस्पति विज्ञान जैसे आप बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उससे रिलेटेड। उसके अलावा भी हैं बहुत सारी चीजें। हालांकि इसमें जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारी बुक्स में लिखी हुई हैं, लेकिन पैरासेल्सिस या थियोफ्रेस को एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें तो मिलती हैं, समझ में आती हैं हमारी कि हाँ ऐसे ही है। जैसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी उन्होंने बनाया था, और डॉक्टर हैनमैन जिन्होंने होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस कराया वर्ल्ड में। हालांकि ये एलोपैथ डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, लेकिन फिर भी होम्योपैथी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो जो ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी वाला, मतलब समान चीजें और समान चीजें से, या डिजीज की बात करें हम, तो जो समान सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, एक जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको वैसे ही सिम्टम वाली जो जो रेमेडीज हैं उनसे क्योर किया जा सकता है। इसी को फिर डॉक्टर हेनमैन ने प्रूविंग जो होम्योपैथी में होती है उसमें यूज किया, और वो अभी तक भी चल रहा है। सारी नई रेमेडीज जितनी भी हैं पहले उनको प्रूविंग की जाती है, और प्रूविंग के बाद फिर जो सिम्टम उसके निकलते हैं उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। लेकिन मदर टिंचर जो होम्योपैथी में बाद में आए हैं, उस टाइम मदर टिंचर का प्रचलन नहीं था। और जो क्लासिकल होम्योपैथ हैं वो ये बोलते भी हैं कि होम्योपैथ एक्चुअली इज नॉट अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी, वो उसको आयुर्वेद ही मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नई रिसर्च भी हो रही है, और कुछ रिसर्च तो ऐसी हैं जो अभी आज भी मैं आप लोगों के सामने एक रिसर्च बताऊं। और रिसर्च क्या काफी दिन से चल रहा है। एक डॉक्टर हुए हैं शायद वेस्ट बंगाल में, डॉक्टर साहनी। हाँ, डॉक्टर साहनी ने एक रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया कि जैसे कोई ह्यूमन है, उसको उसके हेयर वो लेते हैं, उससे काट के या जड़ से उखाड़ के, और वो आदमी कहीं भी रहता है, उसके बाल को वो अपने पास रखते हैं, मेडिसिन में डुबो के रखते हैं, और उसका इफेक्ट उस आदमी पे दिखता है। ऐसे उन्होंने जो है दावे किए हैं। फिर बहुत सारे उनके फॉलोवर भी बने, वो भी अपने आप में ये दावे कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वो सारे टेस्टिमोनियल्स भी दिखा रहे हैं। फिर चीजों को जब हम देखते हैं, समझते हैं, हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ निकलते हैं, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स जब उसको हम समझते हैं, तो उस क्वांटम फिजिक्स में भी एक रूल निकल के आता है कि भाई एक पार्टिकल, ठीक है, या एक एक टाइम पे एक दो जगह रह सकता है, अलग अलग जगह रह सकता है, और एक पार्ट पे जो इफेक्ट होगा वो दूसरे पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले, या 200 साल पहले, जो इंग्लिश वर्ल्ड है, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, उसने जो ढकोसला बताया था हमारी संस्कृति को, इंडियन संस्कृति को, उसी संस्कृति को वो फॉलो कर रहे हैं। और आप देखना थोड़े दिन बाद ये बहुत सारी चीजों को मानना स्टार्ट कर देंगे। वैसे क्वांटम फिजिक्स तो कंप्लीट वही है जो 200-300 साल पहले इन लोगों ने जिसको रूढ़िवादिता, ढकोसले वाली चीजें बताया था। अब आप समझिए कि एक आदमी का एक पार्ट हमारे पास है, और वो पार्ट जीवित भी नहीं है, लाइव नहीं है, और वो आदमी कहीं और है। ये बात तो फैक्ट है कि डीएनए चेंज नहीं होता है, एक आदमी के बाल में भी वो डीएनए है जो उस आदमी में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहां से वो आदमी कितनी दूर है, उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और एनर्जी ट्रांसफर होती भी है।
हालांकि वो बहुत साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उसको बहुत सारे लोग डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब करते हैं तो वो बोल देते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में, गोल्ड पार्टिकल में, बोजोन जो पार्टिकल है, हमारे देश के जो डॉक्टर बोस थे और जो आइंस्टीन थे, उनको मिला के जो थ्योरी बनी थी, वो सब चीज उसी पे बेस्ड है, पूरा क्वांटम फिजिक्स। और सारा डाइल्यूशन पोटेंसी ये सब भी उसी पे सारी चीजें निकल के आती हैं। तो रिसर्च इतने तरीके से बढ़ रही है आगे, इसलिए हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी थोड़ा रिसर्च की तरफ बढ़ना चाहिए। थोड़ा मुझे अजीब लगता है जब कुछ पुराने लोग नए लोगों के काम को जो अप्रिसिएट ना करके उन पे टोंट मारने का काम करते हैं, ठीक है, या एक सुपीरियरिटी वाली दिखाने वाली बात वहां पे निकल के आ जाती है। रिसर्च नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? हर चीज में रिसर्च आगे बढ़ रही है, ठीक है। आयुर्वेद में भी चीजें बढ़ रही हैं। हालांकि आयुर्वेद तो बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, लेकिन फिर भी चीजें निकल रही हैं, चल रही हैं। वहाँ हमें भी नई चीजों को लेके आना चाहिए। और एक चीज मैंने पढ़ी है जो बिल्कुल इलेक्ट्रो होम्योपैथ ने और अडॉप्ट करी है, सॉरी होम्योपैथ ने अडॉप्ट करी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। श्रीलंका में एक डॉक्टर हुए हैं, अब तो शायद वो एक्सपायर हो गए, डॉक्टर जॉन डी लेवेरा, ऐसा कुछ करके उनका नाम था, और काफी आर्टिकल मैंने उनके पढ़े हैं। उनको मेडिसिन को देने का तरीका बिल्कुल सेम यही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाला। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे भी वो जोर देते हैं, जबकि होम्योपैथी में ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कि एक्सटर्नल लीवर पे आपको लाइकोपोडियम लगाने से हेल्प मिलेगी, ठीक है, और स्किन पे आपको रस्टॉक्स लगाने से जो है वो हेल्प मिलेगी क्रूड में मिला के, ठीक है। ऐसी कोई चीजें बहुत प्रचलित नहीं है होम्योपैथी में, लेकिन उन्होंने यूज किया। 1 लीटर पानी की बोतल में 1 ड्रॉप आर्निका की डाल के, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। दो ड्रॉप डाल के जो है पेन मैनेज होना शुरू हो जाता है। इस तरीके कार्बोवेज की 2 ड्रॉप 200 ml पानी में डाल के, और जो ओवर एज लोग हैं, 60+ के ऊपर लोग हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ने के बाद ही वो सब अडेप्ट किए हैं, ठीक है। दूसरा, खैर वो तो अलग चीज हो गई। दूसरा जो वापस आते हैं हम थियोफ्रस, या उसमें ही बोला, ऐसा देखा गया कि उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट में अपनी कोई एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको फिर बहुत सारे लोगों ने अलग, किसी ने बायो एनर्जी बोला, ना बोला, किसी ने ओड फोर्स बोला, ठीक है, किसी ने एंजाइम्स बोला, ठीक है। अलग अलग तरीके की चीजें हमारे सामने आ रही है। अब बात ये आती है कि भाई हम विश्वास किस पे करें। तो अगर फॉलो करने की बात है या फिजिशियन की बात है, तो फिजिशियन को मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये है कि भाई हमारी पैथी की रेमेडी है तो हमें अपनी पैथी को सपोर्ट करना है, उसके रिजल्ट आने चाहिए। दूसरा ये कि प्रिंसिपल अगर कहीं है तो साइंटिफिक वे में पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए चीजों को, ठीक है। खैर रेमेडी कैसे बनती है, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, वो सब चीजें भी आगे आएंगी अगली क्लास में। फिलहाल तो मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कल वाले लेक्चर को ही, थोड़ा और उसमें आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर हम जो रेमेडी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो हमने पढ़ी थी कल, 38 रेमेडी, जो मेन रेमेडीज हैं, ओरिजिनल रेमेडीज हैं, उनको हम देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला लॉ था, लॉ ऑफ प्लांट एनर्जी, इसको ऐसा बोलते हैं कि ये जो है, इस पे वर्क किया डॉक्टर काउंट मेटी ने। हालांकि पैरासेल्स और थियोफ्रस जो है वो मेटी जी से पहला टाइम है उनका, लेकिन उन्होंने उनको अडेप्ट किया और फिर आगे उसको बढ़ाया। जिस फिर बायो एनर्जी, ओड फोर्स, कुछ लोग एंजाइम बोल के अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में अलग अलग विद्वानों ने उसको बनाया। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग ने रिसर्च ही करी है, काम ही किया है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे ही बढ़ाया। तो ये लिया और फिर उसको दूसरी चीज ऐड की, जैसे सिमिलरिटी वाला है, सिमिलिम्बस वाला लो, तो हेनमैन जी ने दिया कि भाई सेम चीज, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे सिम्टम उन्होंने दिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारी किंगडम आ गई। उन्होंने ये भी किया कि भाई जो कोबरा के वेनम से जैसे सिम्टम एक आदमी में आते हैं, वैसे ही कोबरा के वेनम की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी बना के और उसको हम सांप के काटने में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडी हैं उसमें, वाइपेरा वगैरह, और जो इसमें यूज होती हैं। लेकिन मैटी जी ने काम किया ह्यूमन की बॉडी पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके फंक्शन पे, और तब उन्होंने निकाला कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है, और रियल में कॉम्प्लेक्स है। उसमें जो डिजीज है वो भी सिंगल नहीं हो सकती है, वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगी। एक से ज्यादा चीजें हर टाइम उसमें इन्वॉल्व होंगी।
तो हमें मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंगल मेडिसिन वाला सिस्टम जो है उनके समझ में नहीं आया। हालांकि फॉलो उन्होंने होम्योपैथी को ही किया है, ये 100% प्रूव्ड है, लेकिन उन्होंने उसको अपने तरीके से बनाया और अपने तरीके से सारी चीजें निकाल के एक अलग साइंस उन्होंने बना दी जो वाकई बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। और होम्योपैथी के मेडिसिन के काम करने का तरीके से बिल्कुल अलग है। होम्योपैथी रेमेडीज की प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग प्रिपरेशन है। ठीक है, बस थोड़ा आप समझ सकते हैं कि हाँ, डिस्पेंसिंग पेशेंट जब लेता है तो वो चीज उसको लग सकता है कि ऐसे ही होम्योपैथी रेमेडी चलती है ड्रॉप में या ग्लोबुल्स में, वैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चलती है। लेकिन जो डिस्पेंसिंग है वो भी अलग ही है। एक जो फिजिशियन दोनों को डिस्पेंस करने में डिफरेंट वहां पे नजर आता है डिफरेंस। तो फिर मैटीजी का जो लो है वो है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स रेमेडीज ही हमें सेलेक्ट होंगी, इसलिए एक एक रेमेडी में कई कई प्लांट उन्होंने ऐड किए। हालांकि अगर मैं इसको अब कंबाइन करूं वो वाली थ्योरी से, बायो एनर्जी, ठीक है, ओड फोर्स और एंजाइम से, तो इसको साइंटिफिकली देखूं तो ये लगभग लगभग सभी के साथ फिट बैठता भी है कि मैटिजी ने से इतने सारे प्लांट क्यों लिए। लेकिन फिर भी मुझे मिनरल्स और एंजाइम के ज्यादा करीब लगती है थ्योरी। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं हर एक प्लांट में अपने एंजाइम होते हैं और अलग अलग ही एंजाइम होते हैं। शायद एंजाइम लेवल पे काम किया होगा जरूर मैटिजी ने, उस टाइम एंजाइम की थ्योरी आ भी गई थी कि S1 में ये फर्स्ट प्लांट मिलाने से इतने जो है एंजाइम रहेंगे और उसका इतना पार्ट मिलाना है। पार्ट भी डिस्क्राइब है फॉर्मूले में, फॉर्मूला कितना सही है कितना गलत है मेडिसिन को बनाने का वो सब अलग है, सबके पास अलग अलग है, और मेडिजी ने शायद किसी को बताया नहीं था डायरेक्टली। फिर दूसरा पार्ट, दूसरे एंजाइम्स को कितना मिलाएं, दूसरे को कितना मिलाएं, तीसरे को कितना मिलाएं, ऐसे करते 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 कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडी रही। कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडी में कुछ एंजाइम ऐसे भी रहे होंगे जो बहुत एग्रावेट करेंगे। एग्रावेट का मतलब जो थोड़ा ज्यादा लेवल पे चीजों को इंक्रीज कर देंगे। तो उनको स्लो डाउन करने के लिए उनके पेस को या उनके जो ज्यादा एक तरीके से वो इन्फ्लुएंसेस है उसको कम करने के लिए दूसरे जो प्लांट है वो इस तरीके से ऐड करके बहुत अच्छी रेमेडी तैयार करी गई। S1 S2 S3 ऐसे सारी रेमेडी वन बाय वन सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे उनको रिक्वायरमेंट थी वो उनको बनाते चले गए। अगर कुछ दिन और मैटी जी रहे होते, 10 साल भी रहे होते, तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सारी दुनिया में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता होती एक अलग पैथी के रूप में, और चीजें भी वो बिल्कुल 100% ऐड करते और आगे भी बढ़ते, क्योंकि उस टाइम तो वो अकेले थे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जब उनका लास्ट टाइम आया तो उस टाइम तक कुछ चीजें, कुछ लोग उनके साथ ऐड हो गए थे, कुछ और लोग भी काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे, जैसे हैनमैन भी स्टार्टिंग में अकेले थे, लेकिन उनके बाद कितने सारे ठीक है, कितने सारे लोग, कितने सारे साइंटिस्ट आप देखते हैं जिनकी बुक है अलग अलग होम्योपैथी में, वो सब आई है। तो रिसर्च जरूरी है जो अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी हो रही है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं हो रही है, बहुत ठीक लेवल पे काम चल रहा है, बस थोड़ा सा एक एक लाइन में चलने की रिक्वायरमेंट। तो कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर वाले प्रिंसिपल पे ही हम हमारी जो रेमेडी है वो काम करती हैं। और जो रेमेडी कल हमने पढ़ी थी सारी एस ग्रुप में, जैसे हमने जो ओरिजिनल रेमेडी थी वो S1 S2 S3 S5, ठीक है, उनकी अगर हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देता चलूं, क्योंकि वो जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, उसके बिना आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब वीक के लास्ट में माइक, जिसका माइक ऑफ कीजिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रेमेडीज पे, जब हम आएंगे प्लांट वाइज चीजों को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। प्लस वहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स भी बीच में मैं ऐड करूंगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और S1 रेमेडी पूरा होने तक, S1 रेमेडी पूरा होने तक ये डेमो क्लास जो है वो जारी रहेगी। उसके बाद फिर केवल उन लोगों को मिलेगी जो पे करेंगे। ठीक है, पेड वाले ग्रुप में जाएगी। हेमेंद्र जी, बहुत सारे टाइप के एंजाइम है, उसके लिए बोटनी पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बताना पॉसिबल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कोई बोल दे मुझे भी कि सर क्वांटम फिजिक्स का हम नाम ले रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे क्या? तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने का मतलब है 1 साल अलग से, अभी तो रिसर्च ही चल रहा है चीजों पे, वो सारी चीजें सामने आ भी रही हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके रेमेडीज की, थोड़ा सा हल्का हल्का सा डिस्क्राइब हम करते हैं। जैसे S1 की बात करें, स्क्रोफलोसोवन, प्लांट प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। S1 को सिंपल सिंपल सी चीजें हम ध्यान करेंगे तो
ये ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जब ये नेगेटिव मतलब डाइल्यूट होती चली जाती है, चलो नेगेटिव पॉजिटिव तो अभी मैं छोड़ ही देता हूँ, जब वो पढ़ेंगे आगे तब आएगा, मैं डाइल्यूटेड की बात कर लेता हूँ। जब डाइल्यूट होती चली जाती है तो इसका इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे जितनी जितनी ज्यादा डाइल्यूट होगी इसके जो इसका जो कवरिंग एरिया है वो बढ़ता चले जाएगा। हर रेमेडी का बढ़ता है लेकिन S1 का सबसे ज्यादा बढ़ता है। फिर ये नर्वस सिस्टम तक इफेक्ट जो है डालने लगती है, इसलिए S1 का जब 1000 पोटेंसी या डाइल्यूशन जो भी आप उसको समझे उसके आसपास की चीजें हम देते हैं, तो वो पैरालिसिस जैसी कंडीशन में भी बड़ा इफेक्ट वहां पे दिखाती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं उनको ब्लड में ले जाने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, मैंने ग्रुप में भी एक बार बताया था, ये पिक्चर मैंने उसी लिए लगाया है कि जब S1 L1 A3 काम करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है उस न्यूट्रिशन को कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में लेके जाती हैं। फिर वहां जो चीजें निकलनी होती हैं वो सारी चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, निकल के फिर जो है ये कैपिलरी एंड है, कैपिलरी एंड से निकल के सारी फिर सॉरी ये आर्टरी वाला एंड है, इससे निकल के फिर कैपिलरीज में इंटरचेंज होकर फिर वो वेनस एंड पे चली जाती है। वेनिस एंड पे जाके फिर चीजें वहां पे जो वेस्ट मटेरियल है वो वेनिस एंड में पहुंच जाएगा और फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ तक न्यूट्रिशन वैलीज को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेके आना, उसको एब्जॉर्ब कराना, ये सारा S1 बहुत बड़े अच्छे लेवल पे करता है। इसलिए S1 इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, S1 जो है हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। खाना खाने के साथ S1D4 की 2-4 गोलियां अगर पेशेंट को दे दी जाए खाना खाने के पहले, जो वीक हैं जो कमजोर हैं, किसी भी टाइप की वीकनेस हो, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल वीकनेस हो, किसी भी टाइप की वीकनेस हो, S1 की 4-5 गोलियां काम करती हैं D4 में खाना खाने के पहले थोड़े से पानी में घोल के देने से। इसके अलावा बहुत सारे जब S1 को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, इसलिए S1 को मोस्टली खाना खाने के पहले या खाना खाने के साथ में देने को रिकमेंड किया जाता है। ऑर्गन की बात करें तो पूरे बॉडी पे S1 का इफेक्ट है। ये यूनिवर्सल क्यों है, सब जगह इफेक्ट क्यों होता है, जब हम इसके प्लांट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दूसरी रेमेडी है S2 स्क्रोफलोसर 2, इसी ग्रुप की रेमेडी है। और जितने होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं या पाउच वाले ऑर्गन होते हैं उन सब जगह S2 काम करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेनस एंड के थ्रू चीजों को बाहर निकालने का काम करता है। हालांकि उस टाइम इसे S6 की रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि किडनी के थ्रू बाहर निकलती हैं मैक्सिमम चीजें, लेकिन फिर भी S2 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। फिर भी आप देखें तो जो आपके गोल ब्लेडर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो ऑर्गन है, इवन हमारे लंग्स है, वहां पे भी S2 का बड़ा इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। स्क्रोफलोसो 3 S3 की हम बात करें तो S3 जो है स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन डर्मिस लेयर की, ठीक है, जो डीप लेयर होती है वहां पे काम करती है। इसके अलावा जेनेटल ऑर्गन पे काम करती है। ठीक है, इंटेस्टाइन पे भी काम करती है। इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सिक्रेशन है उसकी जो फंक्शन है उसको भी ये घटाने बढ़ाने का काम करती है। इसलिए दस्त में भी S3 C3 के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करती है और C3 इसकी बेस्ट रेमेडी है। अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, वैसे तो डीप में बहुत सारी चीजें आएंगी। S5 जो है लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है। और आप देखते ही हैं कि जॉन्डिस में इलेक्ट्रोमियोपैथी से बहुत अच्छे तरीके से कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है, मैंने देख लिया है। जॉन्डिस को जितनी तेजी से इलेक्ट्रोमियोपैथी में ठीक किया जा सकता है कोई पैथी ठीक नहीं कर सकती है। S5 उसमें से एक रेमेडी है और इसलिए S5 का इफेक्ट बहुत बड़ा है लीवर पे। हालांकि किडनी पे भी S5 इफेक्ट डालती है, वैसे लीवर की जितनी भी रेमेडी है उनका किडनी पे इफेक्ट होता ही है, लेकिन फिर भी S5 को हम मान के चलें तो लीवर की रेमेडी होगी, प्लस स्किन की रेमेडी होगी, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर की, और जो है आपकी मसल्स की रेमेडी होगी। इसके बाद हम आते हैं स्क्रोफलोसो 6 S6 जिसको बोलते हैं। ये किडनी का जो मेन फंक्शनल रेमेडी है किडनी की। ठीक है, यहाँ तक कि नेफ्रॉन लेवल तक जाके ये चीजों को ठीक करने का काम करती है और बोन डेंसिटी को भी ये बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम है, फिलहाल हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। स्क्रोफलोसो 10 इंटेस्टाइन की रेमेडी है। लीवर की रेमेडी इसके प्लांट देखेंगे तो लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, चैलिडोनियम इसमें होता है। ठीक है, दस्त वगैरह पे काम करती है, लेकिन फिर भी मैं एक होल आपको बताऊं तो लीवर और इंटेस्टाइन आप इसको मान सकते हैं, वैसे तो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे करती है काम। S11 जो है वो वैसे तो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये शराब छुड़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। नोजिया वोमिटिंग की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा हड्डी टूटी हड्डी को भी जोड़ने का काम करती है ये, क्योंकि इसमें विटामिन C के जो प्लांट है वो काफी अच्छे रिसोर्सेज उसमें देखे गए हैं।
S12 जो है आंखों की रेमेडी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े लेवल पे S12 को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप मान सकते हैं कि आंखों की जो रेमेडी हमारे पास है, क्योंकि ऑर्गन वाइज हम बात कर रहे हैं, तो उसमें S12 आता है। हेडेक में भी अच्छा काम करती है। स्लास जो है वो इंटेस्टाइन रेक्टम, रेक्टम पे नंबर 1, ठीक है। एनएस वाला एरिया जो है रेक्टम और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी बेस्ट रेमेडी है स्लास, इसलिए कॉन्स्टिपेशन में यूज होती है। लेकिन और भी यूज हैं इसके, एक्सटर्नल यूज भी काफी अच्छे हैं, वो सब हम पढ़ेंगे ही। L1 जो है लिम्फ को प्योर करने का काम करती है, और यहाँ पे S1 के साथ में भी काम करेगी, S2 के साथ में भी काम करेगी, S6 के साथ में भी काम करेगी। एक तरीके से मान सकते हैं कि भाई इधर से उधर चीजें करने का काम, इधर से चीजें पकड़ी उधर ट्रांसफर कर दी, ये L1 बहुत अच्छे से करता है लिम्फ के थ्रू, ठीक है। L1 के बाद अब एंजियोटिको ग्रुप की बात करें तो इसमें A1 है। A1 ये वाला जो पार्ट है आर्टरीज, ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, उस पर काम करती है। और हार्ट की रेमेडी है, ब्लड प्रेशर बहुत सारी जगह यूज होती है, फिलहाल तो खैर हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। A2 की बात करें, ये इस कैपिलरी, इसकी वेनस वाला जो एंड है, ये जो वेनस सिस्टम है उस पर काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्क हैं। राइट साइडेड रेमेडी है, हार्ट के राइट साइड में काम करती है। A1 लेफ्ट साइड में काम करती है। A3 पूरी ब्लड के कंपोजिशन पे काम करती है, ठीक है। हार्ट की कंप्लीट रेमेडी है A3, और बहुत सारी चीजें हैं A1 A2 A3, तो लगभग सभी के साथ हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे चीजें बहुत रिलेट होती चली जाएं। एक ग्रुप के बाद हम P ग्रुप की बात करें, पेटोरल ग्रुप, तो पेटोरल 1 जो P1 है वो P1 P2 P3 P4, ये तीनों चारों रेमेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए हैं। इनको आप स्टेज भी मान सकते हैं, फर्स्ट स्टेज की P1, सेकंड स्टेज की P2, थर्ड स्टेज की P3 और फोर्थ स्टेज की P4। इनको जब पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलता है कि ये डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट की जा सकती हैं, इवन जेंडर के अकॉर्डिंग भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो प्लांट्स हैं वो जेंडर स्पेसिफिक हैं। कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं, कुछ सीनियर लोगों की वीडियो मैंने देखी है, वो डिनाई भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वुमेन की रेमेडी है, ये बच्चे की रेमेडी है। लेकिन जब आप इनके प्लांट को पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट की प्रॉपर्टी देखो चेंज नहीं होती है, मान लो मैं आपको किसी प्लांट की प्रॉपर्टी बताऊं, तो आप ये कह के उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये तो होम्योपैथी तरीके से आप बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। होम्योपैथी कहाँ से लाया उसकी प्रॉपर्टी? वो आयुर्वेद से लेके आया। अगर मैं इंडियन प्लांट की बात करूं आज की डेट में, अगर 1500 मेडिसिन होम्योपैथी में है, तो 1500 में से 70% से 80% जो प्लांट है वो इंडिया में मिल जाएंगे आपको। वैसे तो रूट भी होम्योपैथी का इंडिया से ही है, लेकिन फिर भी मैं बात करूं 70% प्लांट यहाँ मिलेंगे। तो उनको हैंडमैन ने, या जितने भी बाद में प्रूव किया है, प्रूविंग सारी डॉक्टर हैंडमैन ने तो नहीं की, बाद में और लोगों ने भी प्रूविंग की है। अभी भी नए नए आयुर्वेद के जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं सबको प्रूव करते चले जा रहे हैं। आप देखिए उठा के रिसर्च में जाइए तो सही, आप हर साल कई कई रेमेडीज ऐड करी जा रही हैं। हर चीज प्रूव कर ली इन्होंने, हल्दी अदरक सब चीज को प्रूव कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। किचन की सारी चीजें उन्होंने ले ली हैं, ठीक है, मेथी जीरा धनिया सब कुछ, और वो वाकई काम करती हैं। उन्होंने देखा कि होम रेमेडीज हैं, इंडिया वाले इनको, उनकी कदर नहीं है कुछ भी, तो इनको छोड़ो, इनको बेवकूफ बनाया जाए। वो हम बना ही रहे हैं इतने सालों से। जो चीज हमारे हमारे घरों में इतने सारे पीपल के पेड़ होते थे, तुलसी के, नीम के पेड़ होते थे, वो सब हट गए। अब वो लोग नीम पे पेटेंट ले रहे हैं, हल्दी पे पेटेंट ले रहे हैं, पीपल पे पेटेंट ले रहे हैं, और उनकी रेमेडी भी बना रहे हैं, प्रूविंग कर रहे हैं। तो प्लांट से जब आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये रेमेडी जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकती है, और उसी तरीके से वो बनी है, एज स्पेसिफिक भी हो सकती है। वो सब हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। लेकिन ये तीन चारों रेमेडी जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हैं। फ्रॉम सीधा नोज से स्टार्ट कर दें, फ्रॉम नोज टू लंग्स पूरे एरिया पे काम करती हैं। नोज से ही शुरू हो जाती है, जैसे P1 का नोज पे इफेक्ट है, स्नीजिंग में इफेक्ट है, कोल्ड में इफेक्ट है, P2 का इफेक्ट है, नेजल पोलिपस में इफेक्ट है P2 का, देखिए आप, हड्डी बढ़ने में नाक की इफेक्ट है P2 का। तो फ्रॉम नोज टू लंग्स जो है वो सब काम करती है। वैसे P2 तो पूरी बॉडी पे करती है काम। इसके बाद हम वेन वन देखें तो ये जो है जेनेटल ऑर्गन की रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो जेनेटिक्स में आई हुई चीजें हैं जो पीछे से चली आ रही हैं, जो फोर फादर से मिलती है, उन डिजीज को ठीक करने की रेमेडी है। थूजा एक प्लांट होता है इसमें, और वो होम्योपैथी वाले भी उस प्लांट को इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं।
हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में विद्या विद्या बोलते थे उसे, पहले सब जगह लगे रहता था पेड़, उसका एक पत्ता तोड़ के और हम बुक में रख लेते थे अपनी, कि विद्या आएगी हमें ज्ञान मिलेगा। तो जब होम्योपैथी पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला कि भाई ये तो हर जगह, हर ऐसे प्लेस पे जहाँ हम पढ़ते देखते हैं वहां पे लगाया गया। फिर उसके बारे में पढ़ा हमने, जब होम्योपैथी पढ़ी तब 10 साल पहले तो समझ में आया कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट प्लांट था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद एफ ग्रुप की बात करें, फेब्रिफिको 1 F1। F1 जो है वैसे तो हाइपोथैलेमस के थ्रू टेम्परेचर भी मैनेज करता है, लेकिन ये देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, मतलब दूसरी रेमेडी के इफेक्ट को ये बढ़ा देता है, हालांकि बढ़ाता सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही है। कैटलिस्ट लोग बोलते तो हैं, लेकिन अगर कैटलिस्ट की हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो सिक्रेशन वहां से होते हैं उनको इंक्रीज करके या इनहिबिट करके ही ये चीजों को मैनेज करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी है F1। F1 जहाँ काम नहीं करता है सेम जगह सिलेक्शन में F2 को हम दे सकते हैं, वैसे F1 को इंटरनली देते हैं, F2 को एक्सटर्नली देते हैं। बुखार वगैरह में ठीक करने के लिए, पेन में भी यूज होता है बहुत अच्छा एक्सटर्नली। वर्मीफुगो 1, ठीक है, वर्ग ग्रुप। ये जो है जैसे वर्मीफुगो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एक तरीके से कीड़े, ठीक है, बाहर से आने वाली चीजें, ऐसी सब चीजों की रेमेडी, और वाकई उनकी रेमेडी है ये, वर 1 भी और वर 2 भी। ठीक है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, कोलेस्ट्रोल भी कम करती है, ब्लड कंपोजिशन की भी सही करती है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों लेने से। माइक किसका ऑन है? वीके सरकार जी, माइक ऑफ कीजिए ठीक प्लीज। है, ट्यून लॉ बंद होते हैं, चल छोटा बंद हो जाए। तो इस तरीके से हम F1 और F2 का यूज करते हैं। फिलहाल मैं आपको मिश्रा जी कैमरा ऑफ कीजिए। इतना बोलना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वर 1 वर 2 का स्पाज्मोडिक कंडीशन के लिए, पेट दर्द के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए हम वर 1 वर 2 का यूज करते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूले में S1 में बताऊंगा, S1 में हो सकता है इनमें से कोई सी भी रेमेडी हम यूज कर लें तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर जाए कि हाँ S1 में हमने वर 1 को यूज किया तो वर 1 इसलिए हमने यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वर 1 का देखने को मिलता है। ठीक है, वर 1 और वर 2 ऐसे ही बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर सी ग्रुप में हम आ जाए तो इसमें कैंसर SO1 है, C1 है। अब ये जो है ये सारी ऑर्गन की रेमेडीज हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन के स्ट्रक्चर पे काम करने वाली रेमेडी है। और देखा जाए कंप्लीटली जो ऑर्गन रेमेडी है, स्ट्रक्चरल रेमेडी है, वो तो सी ग्रुप है ही, लेकिन सीधे सीधे डायरेक्ट इंडिकेशन में ये काम करती है। जैसे C1 की हम बात करें तो C1 का यूट्रस पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, और फीमेल रेमेडी है, बहुत अच्छी फीमेल रेमेडी है। जब इसके प्लांट्स हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो है स्पेशली फीमेल डिजीज के लिए ही यूज की गई थी। हालांकि रिसर्च होती चली गई, अब C1 का बहुत जगह यूज है। सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के थ्रू ये इचिंग को मैनेज कर सकती है, चक्कर आने को मैनेज कर सकती है, ठीक है, हेडेक को मैनेज कर सकती है, बहुत सारी चीजें C1 से हम कर सकते हैं। अभी 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना है। कैंसर SO2 C2, C2 फिर वही जैसे S2 सारे पाउच टाइप ऑर्गन पे काम करती है, उन सभी के स्ट्रक्चरल रेमेडी जो है हमारी C2 है। तो इस टाइप से C2 को हम उन सब जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन C2 इसके अलावा इन सभी ऑर्गन की म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करती है, कोई स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी है उस पर भी काम करती है, इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी काम करती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पे भी इसका काम है। कैंसर SO4 C4 बोन की रेमेडी है, स्किन की रेमेडी है, स्किन पे भी करती है। सॉरी C3 कैंसर SO3, कैंसर SO3 स्किन की रेमेडी है, S3 के साथ मिलके काम करती है, वही डर्मिस लेयर पे की रेमेडी है। जेनेटल ऑर्गन पे, मेल जेनेटल ऑर्गन की टॉप रेमेडी है C3। और इसके साथ और बहुत सारी जगह है। C4 जो है बोन की रेमेडी है, हेयर पे काम करती है, नेल्स पे काम करती है, यानी कि जो एक्सटर्नल बोन और इंटरनल बोन है दोनों पे काम करती है। जैसे हम हेयर को, ठीक है, और नेल्स वगैरह को हम एक्सटर्नल बोन बोलते हैं, तो इंटरनल